हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है अनिल ने जब जिस्म बेचने वाली लड़की के रूम में गया तो वह लड़की के साथ क्या किया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। अभय की गुस्से भरी आवाज़ सुनते ही सुरेखा चौंक उठी। उसका मूड खराब था। वह तो अभय के आने का इंतजार कर रही थी कि कब अभय आए और वह अपना गुस्सा उस पर बरसाए, क्योंकि आज सुबह ऑफिस जाते समय अभय ने वादा किया था कि शाम को कहीं घूमने चलेंगे, उसके बाद खरीदारी करेंगे, खाना भी आज होटल में खाएंगे, शाम को 6 बजे से पहले घर पहुंचने का वादा किया था। 4 बजे के बाद सुरेखा ने कई बार अभय के मोबाइल फोन पर बात करनी चाहिए तो उसका फोन नहीं सुना था। हर बार उसका फोन काट दिया गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या बात है। जल्दी नहीं आना था तो मना कर देते, बार बार फोन काटने का क्या मतलब। सुरेखा तो शाम के 5 बजे से ही जाने के लिए तैयार हो गई थी। पता नहीं ऑफिस में देर हो रही है या यार दोस्तों के साथ सैर सपाटा हो रहा है। बस उसका मूड खराब होने लगा था। उसे कमरे की लाइट ऑन करना भी ध्यान नहीं रहा। सुरेखा ने अभय की ओर देखा। अभय का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। 2 साल की शादीशुदा जिंदगी में आज वह पहली बार अभय को इतने गुस्से में देख रही थी। सुरेखा अपना गुस्सा भूलकर हैरानी से बोल उठी, यह क्या कह रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा फोन मिलाया तो हर बार तुमने फोन काट दिया। आखिर बात क्या है? बात तो बहुत बड़ी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे माता पिता ने मुझे धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? सुरेखा के दिल की धड़कन बढ़ती चली गई। तुम्हारे धोखे का मुझे आज पता चल गया है कि तुम शादी से पहले विकास की थी, अभय ने कहा। यह सुनकर सुरेखा चौंक गई। वह अभय से आंख ना मिला पाई और इधर उधर देखने लगी। अब तुम चुप क्यों हो गई? शादी को 2 साल होने वाले हैं। इतने दिनों से मैं धोखा खा रहा था। मुझे क्या पता था कि जिस लड़की पर मैं अपना हक समझता था वह पहले ही कोई पा चुका था और मुझे दी गई उसकी जूठन। नहीं, आप यह गलत कह रहे हो। क्या तुम विकास से प्यार नहीं करती थी? तुम उसके साथ पता नहीं कहां कहां आती जाती थी। तुम दोनों को शादी की मंजूरी भी मिल गई थी कि अचानक वह कमबख्त विकास एक हादसे में मर गया। यह सब तो मुझे आज पता चल गया, नहीं तो मैं हमेशा धोखे में रहता। यह सुनकर सुरेखा की आंखें भर आई। वह बोली, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया है। मेरी किस्मत ने ही मुझे धोखा दिया है जो विकास के साथ ऐसा हो गया था। तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? सुरेखा चुप रही। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम जैसी चरित्रहीन और धोखेबाज को अपने घर में नहीं रखूंगा। अभय, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। प्रेमी ही तो मरा है, तुम्हारे माता पिता तो अभी जिंदा है। जाओ वहाँ दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अपने धोखेबाज माँ बाप से कह देना कि अपना सामान ले जाए। सुरेखा सब सहन कर सकती थी, पर अपने माता पिता की बेइज्जती सहन उसके बस से बाहर था। वह एकदम बोल उठी, तुम मेरे मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? वो धोखेबाज नहीं है तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? कहते हुए अभय ने गालियां दे डाली। ठीक है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। कहते हुए सुरेखा ने एक बैग में कुछ कपड़े भरे और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। सुरेखा रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची। रात 10:30 बजे ट्रेन आई। 3 साल पहले एक दिन सुरेखा बाजार में कुछ जरूरी सामान लेने जा रही थी। उसके हाथ में मोबाइल फोन था।
तभी एक लड़का उसके हाथ से फोन छीनकर भागने लगा। वह एकदम चिल्लाई, पकड़ो चोर चोर, मेरा मोबाइल। बराबर से जाते हुए एक नौजवान ने दौड़ लगाई। वह लड़का मोबाइल फेंक कर भाग गया था। जब उस नौजवान ने मोबाइल लौटाया तो सुरेखा ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा था। वह युवक विकास ही था जिसके साथ पता नहीं कब सुरेखा प्यार के रास्ते पर चल दी थी। एक दिन सुरेखा ने मम्मी से कह दिया था कि विकास उससे शादी करने को तैयार है। विकास के मम्मी पापा भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं। पर उस दिन अचानक सुरेखा के सपनों का महल रेत के रौंदने की तरह ढह गया जब उसे यह पता चला कि मोटरसाइकिल पर जाते समय एक ट्रक से कुचल जाने पर विकास की मौत हो गई है। सुरेखा कई महीने तक दुख के सागर में डूबी रही। उस दिन पापा ने बताया था कि एक बहुत अच्छा लड़का अभय मिल गया है। वह प्राइवेट नौकरी करता है। सुरेखा की अभय से शादी हो गई। एक रात अभय ने कहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो सुरेखा, मुझे तुम जैसी ही घरेलू व खूबसूरत पत्नी चाहिए थी। मेरे सपने सच हुए। जब कभी सुरेखा अभय की बाहों में होती तो अचानक ही एक विचार से कांप उठती थी कि अगर किसी दिन अभय को विकास के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। क्या अभय उसे माफ कर देगा? नहीं, अभय कभी उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि सभी मर्द इस मामले में एक जैसे होते हैं। तब क्या उसे बता देना चाहिए? नहीं, वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे। आज अभय को पता चल गया और जिस बात का उसे डर था वही हुआ। पर वह शक, नफरत और अनदेखी के बीच कैसे रह सकती थी। सुबह सुरेखा मम्मी पापा के पास जा पहुंची थी। सुरेखा के कमरे से निकल जाने के बाद भी अभय का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह सोफे पर पसर गया। धोखेबाज, ना जाने खुद को क्या समझती है वह। अच्छा हुआ आज पता चल गया, नहीं तो पता नहीं कब तक उसे धोखे में ही रखना जाता। 2 से 3 दिन में ही पास पड़ोस में सभी को पता चल गया। काम वाली बाई कमला ने साफ साफ कह दिया, देखो बाबूजी, अब मैं काम नहीं करूँगी। जिस घर में औरत नहीं होती वहाँ मैं काम नहीं करती। आप मेरा हिसाब कर दो। अभय ने कमला को समझाते हुए कहा, देखो, काम ना छोड़ो, 100 से 200 रुपए और बढ़ा लेना। नहीं बाबूजी, मेरी भी मजबूरी है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। जब तक दूसरी काम वाली ना मिले तब तक तो काम कर लेना कमला। नहीं बाबूजी, मैं एक दिन भी काम नहीं करूँगी, कहकर कमला चली गई। 4 से 5 दिन तक कोई भी काम वाली बाई ना मिली तो अभय के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। सुबह घर व बर्तनों की सफाई, शाम को ऑफिस से थका सा वापस लौटता तो पलंग पर लेट जाता। उसे खाना बनाना नहीं आता था। कभी बाजार में खा लेता। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, पर बिस्तर पर लेटकर जब सोने की कोशिश करता तो नींद आंखों से बहुत दूर हो जाती। सुरेखा की याद आते ही गुस्सा व नफरत बढ़ जाती। रात को देर तक नींद न आने के चलते अभय ने शराब के नशे में डूबकर सुरेखा को भुलाना चाहा। वह जितना सुरेखा को भुलाना चाहता वह उतनी ज्यादा याद आती। एक रात अभय ने शराब के नशे में मदहोश होकर सुरेखा का मोबाइल नंबर मिलाकर कहा, तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसकी सजा जल्दी ही मिलेगी। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से नफरत है। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए एक चरित्रहीन और धोखेबाज पत्नी। अब तुम सारी उम्र विकास के गम में रोती रहना। उधर से कोई जवाब नहीं मिला। सुन रही हो या बहरी हो गई हो? अभय ने नशे में बहकते हुए कहा, यह क्या आपने शराब पी रखी है? वहां से आवाज आई,
हाँ पी रखी है, मैं रोज पीता हूँ, मेरी मर्जी है। तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली, धोखेबाज कहीं की। उधर से फोन बंद हो गया। अभय ने फोन एक तरफ फेंक दिया और देर तक बड़बड़ाता रहा। ऑफिस और पास पड़ोस के कुछ साथियों ने अभय को समझाया कि शराब के नशे में डूबकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इस परेशानी का हल शराब नहीं है, पर अभय पर कोई असर नहीं पड़ा। वह शराब के नशे में डूबता चला गया। एक शाम अभय घर पर ही शराब पीने की तैयारी कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अभय ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इस समय कौन आ गया मेरा मूड खराब करने को। अभय ने उठकर दरवाजा खोला तो चौंक उठा। सामने उसका पुराना दोस्त अनिल अपनी पत्नी सोनी के साथ था। आओ अनिल। अरे यार, आज इधर कहाँ, रास्ता कैसे भूल गए? सीधे दिल्ली से आ रहे हो क्या? अभय ने पूछा। हाँ, आज ही आने का प्रोग्राम बना था। तुम्हें 2 से 3 बार फोन भी मिलाया, पर बात नहीं हो सकी। आओ अंदर आओ, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। अभय ने मेज पर रखी शराब की बोतल, गिलास व खाने का सामान वगैरह उठाकर एक तरफ रख दिया। अनिल और सोनी सोफे पर बैठ गए। अनिल और अभय अच्छे दोस्त थे, पर वह अनिल की शादी में नहीं जा पाया था। आज पहली बार दोनों उसके पास आए थे। अभय ने सोनी की ओर देखा तो चौंक गया। 3 साल पहले वह सोनी से मिला था, आगरा में, जब अनिल और अभय लाल किला में घूम रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर बोला था, बाबूजी, आगरा घूमने आए हो? हाँ, अनिल ने कहा था। कुछ शौक रखते हो? बूढ़े ने कहा। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाबूजी, आप मेरे साथ चलो, बहुत खूबसूरत है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, बस कभी कभी आप जैसे बाहर के लोगों को खुश कर देती है, बूढ़े ने कहा था। वह दोनों उस बूढ़े के साथ एक पुराने से मकान पर पहुंच गए। वहां तीखे नैन नक्श वाली सांवली सी एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। अनिल उस लड़की के साथ कमरे में गया था, पर वह नहीं। वह लड़की सोनी थी, अब अनिल की पत्नी। क्या अनिल ने देह बेचने वाली उस लड़की से शादी कर ली? पर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो अनिल को ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी? भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, अनिल ने अभय से पूछा। वह मायके गई है। अभय के चेहरे पर नफरत और गुस्से की रेखाएं फैलने लगी। तभी तो जाम की महफिल सजाए बैठे हो यार, तुम तो शराब से दूर भागते थे, फिर ऐसी क्या बात हो गई? कि ऐसी कोई खास बात नहीं, बस वैसे ही पीने का मन कर रहा था, सोचा कि 2 पैक ले लूं। अभय उठता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। अरे भाई, खाने की तुम चिंता ना करो, खाना सोनी बना लेगी और खाने से पहले चाय भी बना लेगी। रसोई के काम में बहुत कुशल है यह, अनिल ने कहा। अभय चुप रहा, पर उसके दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि आखिर अनिल ने सोनी से शादी क्यों की। सोनी उठकर रसोई घर में चली गई। अभय ने अनिल को सब कुछ सच सच बता दिया कि उसने सुरेखा को घर से क्यों निकाला। अनिल ने कहा, पहचानते हो अपनी भाभी सोनी को? हाँ, पहचान तो रहा हूँ, पर क्या यह वही है जब आगरा में हम दोनों घूमने गए थे? हाँ अभय, यह वही सोनी है। उस दिन आगरा के उस मकान में वह बूढ़ा ले गया था। मैंने सोनी में पता नहीं कौन सा खिंचाव व भोलापन पाया कि मेरा मन उससे बातें करने को बेचैन हो उठा था। मैंने कमरे में पलंग पर बैठते हुए पूछा था, तुम्हारा नाम? यह सुनकर वह बोली, क्या करोगे जानकर? आप जिस काम से आए हो वह करो और जाओ।
तब मैंने कहा था, नहीं, मुझे उस काम में इतनी दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वह बोली थी, मेरे बारे में जानना चाहते हो? मुझसे शादी करोगे क्या? उसने मेरी ओर देखकर कहा तो मैं एकदम सकपका गया था। मैंने उससे पूछा था, पहले तुम अपने बारे में बताओ ना। उसने बताया था, मेरा नाम सोनी है, वह मेरा चाचा है जो आपको यहाँ लेकर आया है। आगरा में एक कस्बा फतेहाबाद है, हम वहीं के रहने वाले हैं। मेरे माता पिता की एक बस हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद मैं चाचा चाची के घर रहने लगी। मैं 12वीं में पढ़ रही थी तो एक दिन चाचा ने आगरा लाकर मुझे इस काम में ढकेल दिया। चाचा के पास थोड़ी सी ज़मीन है जिसमें साल भर के गुजारे लायक ही अनाज होता है। कभी कभार चाचा मुझे यहाँ लेकर आ जाता है। मैंने उससे पूछा, जब चाचा ने इस काम में तुम्हें ढकेला तो तुमने विरोध नहीं किया? वह बोली थी, किया था विरोध, बहुत किया था। एक दिन तो मैंने यमुना में डूब जाना चाहा था, तब किसी ने मुझे बचा लिया था। मैं क्या करती, अकेली कहाँ जाती? कटी पतंग को लूटने को हजारों हाथ होते हैं। बस मजबूर हो गई थी चाचा के सामने। फिर मैंने उससे पूछा था, इस दलदल में धकेलने के बजाय चाचा ने तुम्हारी शादी क्यों नहीं की? वह बोली, मुझे नहीं मालूम। यह सुनकर मैं कुछ सोचने लगा था। तब उसने पूछा था, क्या सोचने लगे? आप मेरी चिंता मत करो। और कुछ सोचकर मैंने कहा था, सोनी, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल लूँगा। तो वह बोली थी, रहने दो आप बाबूजी, क्यों मजाक करते हो? लेकिन मैंने ठान लिया था। मैंने उससे कहा था, यह मजाक नहीं है, मैं तुम्हें यह सब नहीं करने दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। सोनी के चेहरे पर अविश्वास भरी मुस्कान थी। एक दिन मैंने सोनी के चाचा से बात की। एक मंदिर में हम दोनों की शादी हो गई। मैंने कभी सोनी को उसकी पिछली जिंदगी की याद नहीं दिलाई। वह मेरा कितना उपकार मानती है कि मैंने उसे ऐसे दलदल से बाहर निकाला जिसकी उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर अभय हैरान रह गया। वह अनिल की ओर एकटक देख रहा था। न जाने कितने लोग सोनी के जिस्म से खेले होंगे। आखिर यह सब कैसे सहन कर गया अनिल? क्या अनिल के सीने में दिल नहीं है? अनिल के सामने कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी उसने सोनी को अपनाया। अनिल ने कहा, यार, भूल तो सभी से होती है, कभी किसी को माफ भी करके देखो। भूल की सजा तो कोई भी दे सकता है, पर माफ करने वाला कोई कोई होता है। किसी गिरे हुए को ठोकर तो सभी मार सकते हैं, पर उसे उठाने वाले 2 हाथ किसी किसी के होते हैं। तभी सोनी एक ट्रे में चाय के कप को वह कुछ खाने का सामान लेकर आई और बोली, चाय लीजिए। अभय सकपका गया। वह सोनी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि सचमुच उसने सुरेखा को घर से निकालकर बहुत बड़ी भूल की है। शक के जाल में वह बुरी तरह उलझ गया था। आज उस जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाहट होने लगी। उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। अभय चुपचाप चाय पी रहा था। अनिल ने कहा, अब ज़्यादा ना सोचो, कल ही जाकर तुम भाभी जी को ले आओ। सबसे पहले यह शराब उठाकर बाहर फेंक देना। भाभी जी के आने के बाद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शराब तुम्हें खोखला और बर्बाद कर देगी। भाभी जी की याद में जलने से ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। जिसका हाथ थामा है उसे शक के अंधेरे में से इस तरह भटकने के लिए ना छोड़ो। कुछ त्याग भी करके देखो यार। वैसे भी इसमें भाभी जी की जरा भी गलती नहीं है। अभय को लग रहा था कि अनिल ठीक ही कह रहा है। वह एक भूल तो कर चुका है,
सुरेखा को घर से निकालकर। अब तलाक लेने की दूसरी भूल नहीं करेगा। कुछ दिनों में ही उसकी और घर की क्या हालत हो गई है। अभी तो जिंदगी का सफ़र बहुत लंबा है। हम 4 दिन बाद लौटेंगे तो भाभी जी से मिलकर जाएंगे, अनिल ने कहा। अभय ने मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑन किया और दूसरे कमरे में जाता हुआ बोला, मैं सुरेखा को फ़ोन करके आता हूँ। अनिल और सोनी ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। अभय ने सुरेखा को फ़ोन मिलाया। उधर से सुरेखा बोली, हेलो, कैसी हो सुरेखा? अभय ने पूछा। मैं ठीक हूँ। कब भेज रहे हो तलाक के कागज़? सुरेखा, तलाक की बात ना करो। मुझे दुख है कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, फिर फ़ोन पर ना जाने क्या क्या कहा था। मुझे उस भूल का बहुत पछतावा है। पीकर नशे में बोल रहे हो क्या? मुझे पता है कि अब तुम रोज़ शराब पीने लगे हो। नहीं सुरेखा, अब मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने आज नहीं पी है। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। अब अपना घर संभाल लो। मैं तुम्हें लेने कल आ रहा हूँ। उधर से सुरेखा का कोई जवाब नहीं मिला। सुरेखा, तुम चुप क्यों हो? सुरेखा के रोने की आवाज़ सुनाई दी। नहीं सुरेखा, नहीं, अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं कल ही आकर मम्मी पापा से भी माफ़ी मांग लूँगा। बस एक रात की बात है। मैं कल शाम तक तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। मैं इंतज़ार करूँगी। उधर से सुरेखा की आवाज़ सुनाई दी। अभय ने फ़ोन बंद किया और अनिल व सोनी को यह सूचना देने के लिए मुस्कुराता हुआ उनके पास आ गया। फिर अनिल ने सुरेखा को वापस लाया और दोनों जिंदगी अच्छे से बिताने लगे।